जो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म व्यू के बारे में जानना चाहोगे, तो मुझे लगता है कि देखिए अभी हाल ही में एसटीपी का जो इंक्रीज़ हुआ है, इससे इमीडिएटली तो सारे ब्रोकिंग कंपनीज़ में एक झटका मिला था। लेकिन कैपिटल मार्केट इंडिया का काफ़ी बड़ा है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एसटीपी का जो इंक्रीज़ है, वो ये पास थ्रू करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एंजल वन को कोई भारी नुकसान होना चाहिए। हालाँकि सेंटिमेंटली नंबर्स तीसरे तिमाही के थोड़े से चैलेंजिंग ज़रूर थे, लेकिन लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेशित रह सकते हैं। ओके, तो फिलहाल निवेश की भी स्ट्रैटेजी आपको बता दें अर्चना जी, और साथ में ये भी बताएं कि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा एंजल वन में जो स्प्लिट होगा उस न्यूज़ का। चलो, हमारे साथ एक और कॉलर माधव इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। माधव, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल है कोहेन लाइफ साइंसेज सीईओ HLNC। ये मेरे पास 900 की खरीद है, 7 शेयर है मेरे पास। इसका क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल गिरी जा रहा है, अब 300 तक पहुंचने वाला है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन अफोर्डेबल रोबोटिक्स पे है। मेरा एवरेज प्राइस 225 है अफोर्डेबल रोबोटिक्स पे। मीनाक्षी जी से पूछना है इसमें बने रहें। सर, कोहेम पे तो फिलहाल सच में काफी नुकसान में दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऊपर के लेवल से इन्होंने खरीदारी कर ली है। तो आपको लगता है कि ये लेवल अब आ पाएगा वापस कोहेम लाइफ साइंसेज में? मेरे ख्याल से देखिए, मुझे एक लग रहा है कि इन्होंने ₹900 बोला है, जिस लेवल जी। पे इन्होंने खरीदा है। ये बहुत ही ऊपरी लेवल का स्टॉक बाइंग इन्होंने की है और वो लेवल अभी वापस आना ज़रा डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो अफोर्डेबल रोबोटिक्स में थोड़ा-सा पैसा कन्वर्ट करे, क्योंकि देखिए अफोर्डेबल रोबोटिक अभी बहुत समय के बाद जो रोबोटिक रोबोट्स बनाते हैं वेयर हाउसेस के लिए, वहाँ पे उनको पहला सक्सेस मिला है, पायलट ऑर्डर मिली है और कंपनी का मानना है कि जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में ये मोमेंटम और भी अच्छा होगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने ऊपरी लेवल पे अफोर्डेबल रोबोटिक किया है, तो निचले लेवल पे थोड़ा-सा एवरेज करें और नज़रिया कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का रखें। देखिए ये कंपनी में बड़े निवेशक जैसे विजय केडिया जी ने भी काफ़ी बड़ा पैसा लगाया है और हमको भी लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में अच्छा टर्न अराउंड होगा। तो थोड़ा-सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। और सर, कोहेम पर क्या करना चाहिए इनको फिलहाल? जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हो सके तो बेच के अफोर्डेबल रोबोटिक्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि ₹900 की खरीदारी काफ़ी ऊपरी लेवल की है और अभी इस लेवल को अचीव करना शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा-सा डिफिकल्ट लग रहा है। जी, चलिए। अब यहाँ लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल के शिवांगी सारदा से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन पॉइंट्स। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें सेंटर को दिल की बीमारी को कभी बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये खतरा तेजी से युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। आईसीएमआर की ताज़ा स्टडी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ जिनमें पहले से कोई लक्षण नहीं थे। ऐसे लोग जो दिखने में बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन अचानक घर पर या सफर करने के दौरान गिर पड़े और उनकी जान चली गई। आखिर दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे वजह क्या है और कैसे अपने दिल का आप ख्याल रख सकते हैं? हार्ट अटैक से अचानक मौत, ये नाम सुनते ही दिमाग में बुजुर्गों की तस्वीर आती है। लेकिन अब ये खतरा सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था एम्स की ताज़ा स्टडी ने सबको चौंका दिया है। एम्स ने मई 2023 से अप्रैल 2024 तक एक साल की स्टडी की। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश हुई है। इसमें 2214 ऑटोप्सी केस का एनालिसिस किया गया। इनमें से 180 केस यानी 8.1% ऐसे थे जो अचानक मौत की कैटेगरी में आए। सबसे बड़ा झटका ये है कि इन अचानक मौतों में से आधे से ज्यादा लोग 45 साल से कम उम्र के थे। ऐसे लोग जो दिखने में बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन अचानक घर पर या सफर के दौरान गिर पड़े और उनकी जान चली गई। इन युवा मौतों की औसत उम्र सिर्फ 33.6 साल रही और इनमें पुरुषों की संख्या ज्यादा थी।
अब सवाल है कि इन मौतों की वजह क्या है। स्टडी कहती है कि सबसे बड़ा कारण दिल की बीमारी है। 42.6%। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। आज आपके सामने मैं लाने वाला हूं एक प्लेटफॉर्म जो एक स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है। नाम है सही। ट्रेडर को चाहिए फास्ट एग्जीक्यूशन स्कैल्पिंग के लिए, और क्या चाहिए, एक चार्ट है, दूसरा है ऑप्शन चेन देखना है, तीसरा है ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना है। आपका प्राइस तो आ गया, लेकिन दूसरे तो आपने चेक नहीं किया। हर अलग अलग विंडो पे दिखते हैं। सही प्लेटफॉर्म पे सब एक ही चार्ट पे दिखेगा। आपको चार्ट वहीं दिखेंगे, ऑप्शन चेन वहीं दिखेगा, और ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी वहीं पर वन क्लिक पे। और क्या चाहिए, सही। Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. टाइम भी अजीब लगाएगी। यार सब लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, पर कौन सा स्टॉक लूँ, कैसे चूज करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ग्रो ट्राई करना, वहाँ तुझे हर स्टॉक के बारे में सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी, तो डिसीजन लेना सिंपल हो जाएगा। ग्रो पे तू फ्री में डीमैट अकाउंट खोल, ट्रेंड्स के साथ साथ उस कंपनी को ठीक से समझ, जैसे फाइनेंशियल्स और उससे जुड़ी लेटेस्ट न्यूज। यानी स्टॉक ढूंढना, रिसर्च करना और खरीदना सब एक ही ऐप पर। हाँ, ताकि तू सिर्फ रिसर्च पे नहीं, एक्चुअल इन्वेस्टिंग पे। और मामले को लेकर उनके स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आते हैं, इन 4 चीज़ों के दम पर हम सोमवार सुबह की करेंगे शुरुआत। जो बड़ी चीज़ है सोमवार सुबह वो ये होगा कि सपोर्ट आपका बहुत क्रिस्टल क्लियर है। 25,475, 25,575 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 25,775 से लेके 25,900 की रेंज है, जो हल्की फुल्की रुकावट हो सकती है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 65,000 59,800 आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल पर 60,225 से 60,425 की एक छोटी सी रेंज है रुकावट के तौर पर। 60,500 के ऊपर एक बढ़िया एक्शन बनता दिखेगा। अच्छी बात यह है कि आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयर एक बार गिरे ज़रूर, लेकिन रिकवरी भी उतनी शार्प और उतनी बढ़िया दी, और आरबीआई की पॉलिसी निकल जाने के बाद बैंकिंग शेयरों में अब बड़ी गिरावट का खतरा थोड़ा सा कम हो चुका है, और वो रिकवरी में भी आपको साफ नज़र आता दिखा है। तो कुल मिलाकर ये सारे लेवल्स हैं जिस पर आपको सोमवार की सुबह रखनी है नजर। जी हाँ, तो ये तो रही सोमवार की स्ट्रैटेजी, और अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी, गुड इवनिंग। बताएं जरा कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर आई हैं आज आप? जी बिल्कुल, सोमवार के लिए हम देखें तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रखी है, बट ओवरऑल सेक्टर्स में काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। सबसे पहला प्रश्न का काउंटर मेरा रहेगा टाइटन पर। 2200 के कॉल ऑप्शन में यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और प्राइसेस में काफ़ी एक मोमेंटम तो बनी हुई है, बट टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक रेजिलेंट सेंस देखने को मिल रहा है, और रिसेंटली एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन की ब्रेकआउट देखने को मिल रही है इसमें। तो यहाँ पे टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी 2200 के कॉल ऑप्शन में, 50 के स्टॉप लॉस और 110 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा बीएससी पर। इस स्टॉक में भी हमने देखा है कि कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुए हैं, कोई भी मीनिंगफुल डिक्लाइन जो है वो बाइंग में कन्वर्ट होते हुए दिखी है। रिसेंटली बुलिश क्रॉसओवर दिखने को मिल रहा है आरएसआई में, तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखेगी। 3000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है। 65 के स्टॉप लॉस, 85 के टारगेट। थैंक यू सो मच शिवांगी अपनी स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए। और एक बार फिर चलते अविनाश सर के पास। अविनाश सर, लॉन्ग टर्म में किसी को कुछ खरीदारी करनी हो सोमवार के बाद में, तो आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन रहेंगे? श्वेता जी, लॉन्ग टर्म के लिए हमको मर्चेंट सेक्टर का नीरज आईटी इंपॉर्टेंट पसंद है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इसके सर्टिफाई के नंबर्स भी बहुत तगड़े आ गए। पिछले साल इनकी जो सबसे सेकंड बिगेस्ट रिटेल चेन है इंडिया में, उन्होंने करीबन 3,500 करोड़ के फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कमाया था। इस बार फर्स्ट 9 मंथ ऑफ FY26 में इन्होंने ऑलरेडी 500 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कमाया। हमें लगता है कि पूरे साल के लिए आपको करीबन 750 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा। इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि कंपनी कर्जे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लोली लिवरेज है। 13,600 के करीब रूम की इन्वेंट्री है, और ये करीबन अगले 2-3 साल में ये 20,000 तक लेके जाना चाहते हैं।
रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी अभी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया है, तो हमको लगता है कि इसका भी फायदा कंपनी को होगा। और टिपिकली अक्टूबर टू मार्च में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ये कंपनी कमाती है, जो अक्टूबर और मार्च का सीजन होता है होटल्स के लिए। हमारा मानना है कि अगर 180 में कोई खरीदता है तो साल भर में करीबन 235-240 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। बहुत ही सेफ काउंटर है और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं, ये अच्छा खासा रिस्क दे सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर अपनी ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए और हमसे जुड़कर हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। जब आप रिटायर, दिल की बीमारी को कभी बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये खतरा तेजी से युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। आईसीएमआर की ताज़ा स्टडी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ जिनमें पहले से कोई लक्षण नहीं थे। ऐसे लोग जो दिखने में बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन अचानक घर पर या सफर करने के दौरान गिर पड़े और उनकी जान चली गई। आखिर दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे वजह क्या है और कैसे अपने दिल का आप ख्याल रख सकते हैं? हार्ट अटैक से अचानक मौत, ये नाम सुनते ही दिमाग में बुजुर्गों की तस्वीर आती है। लेकिन अब ये खतरा सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था एम्स की ताज़ा स्टडी ने सबको चौंका दिया है। एम्स ने मई 2023 से अप्रैल 2024 तक एक साल की स्टडी की। ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश हुई है। इसमें 2214 ऑटोप्सी केस का एनालिसिस किया गया। इनमें से 180 केस यानी 8.1% ऐसे थे जो अचानक मौत की कैटेगरी में आए। सबसे बड़ा झटका ये है कि इन अचानक मौतों में से आधे से ज्यादा लोग नमस्कार, मेरा नाम है स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इसमें हम आज बात करने वाले हैं परीक्षा की, क्योंकि परीक्षा आते ही छात्र कई बार तनाव में आ जाते हैं। लेकिन छात्रों के तनाव को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के तहत छात्रों को कुछ अहम टिप्स दिए हैं। खास करके पीएम ने कहा है कि परीक्षा से डरना नहीं है, बल्कि उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। वहीं गेमिंग को लेकर एक छात्र ने सवाल कहा और गेमिंग का एक कौशल है, ये भी उन्होंने उस पर जवाब दिया। उसे अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए ही खेले, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों से कहा। एआई का पढ़ाई में सही इस्तेमाल को लेकर भी पीएम ने छात्रों को काफी सारे टिप्स दिए। आज हम इसी विषय पर काफी सारी चर्चा करने वाले हैं कि छात्रों पर ये जो प्रेशर क्रिएट होता है खास करके एग्जाम के समय में, वो कैसे ना हो और कैसे उनसे बचाया जा सके। इस पर हम करेंगे पूरी बातचीत, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। ऐसा लगता है कि पीएम का परीक्षा पर चर्चा का ये कार्यक्रम अब सिर्फ एक इवेंट नहीं रहा, बल्कि देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। सरकार का दावा है कि इस बार कार्यक्रम में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए, जिसने पिछले साल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी 3 करोड़ 53 लाख के आंकड़े को तोड़ दिया। ये संख्या ये भी बताती है कि परीक्षा का डर कितना बड़ा मुद्दा है और पीएम मोदी इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि पीएम ने बच्चों और उनके पेरेंट्स को कौन से मंत्र दिए। पीएम मोदी ने सबसे पहले अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर दबाव कम करें। हर बच्चा अलग गति से सीखता है, सब पर एक जैसी उम्मीदें थोपना गलत है। घर में तुलना या लगातार मॉनिटरिंग से डर बढ़ता है, जबकि भावनात्मक सपोर्ट से कॉन्फिडेंस आता है। पीएम की ये बात बहुत जरूरी थी, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में माता पिता जल्दी में पड़ जाते हैं।
जिससे बच्चे डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं। पीएम ने कहा कि घर का माहौल सपोर्टिव होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी ताकत खुद ढूंढ सकें। छात्रों से बात करते हुए पीएम ने बेसिक्स मजबूत करने पर जोर दिया। स्कूल के दिनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर दिया ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान हो जाए। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट्स या सिर्फ पिछले साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस मत करो, पूरी सिलेबस पढ़ो, क्योंकि एग्जाम तभी मुश्किल लगता है जब बच्चे आधे अधूरे पढ़ते हैं। एक छात्र ने पूछा कि एग्जाम में सब याद कैसे रहे, तो पीएम ने कहा कि पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ, जैसे किसी मीटिंग में पूरी तरह डूब जाते हो वैसे ही पढ़ाई में। दूसरों को पढ़ाकर या एक्सप्लेन करके याद रखना आसान होता है। समय प्रबंधन पर पीएम ने कहा कि रोज का प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट बनाओ, महत्वपूर्ण काम पहले करो, इससे टाइम मैनेजमेंट की आदत पड़ती है। सपने देखने पर उन्होंने कहा कि असल में सपना न होना अपराध है। पहले सपना देखो, फिर उस पर विश्वास करो और तैयार